आज हम फिर से मियोसिस के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिव्यू करा दे रहे हैं। यहाँ हम लिखे M1 मतलब मियोसिस 1। अगर हम ब्रॉडली बात करेंगे कि मियोसिस में कौन से फेज होते हैं, ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे तो 2 फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज जिसको आई फेज हमने बोला था अभी, और एक होता है एम फेज। फिर अगर हम ब्रॉडली बात करेंगे कि एम फेज सॉरी आई फेज में क्या क्या होता है, तो आई फेज में 3 चीजें, G1, S, G2, इसके अलावा और यहाँ कुछ नहीं होता। G1, S और G2। फिर हम बात करेंगे कि एम फेज में क्या क्या होता है, तो एम फेज में हमने अभी बताया कि अगर ब्रॉडली बात करेंगे तो हम बताएंगे 2 चीजें, एक तो क्या कैरियोकाइनेसिस और एक क्या साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 को बन जाएगा तब तक के सेल भी डिवाइड कर जाएगा। साइटोकाइनेसिस, ये मियोसिस 1 की सारी बातें चल रही है, ठीक है। फिर जाके कैरियोकाइनेसिस में अगर हम बात करेंगे तो उसमें टोटल 4 फेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ये होता है। और प्रोफेज 1, अच्छा यार G1 जब बोले हैं इंटरफेस 1 यहीं पे डिनोट कर देते हैं, तो अंडरस्टूड है कि मियोसिस 1 का G1, S और G2, ठीक है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, और इसको इन शॉर्ट साइटोकाइनेसिस 1 बोल देते हैं। हम आज डायग्राम नहीं बनाने वाले हैं, हम तुमको पॉइंट लिख के रिव्यू कराने वाले हैं। देखो ये सब चीज हम पढ़ा रहे हैं, सब चीज नोट्स में नहीं है, और तुमको भी नहीं लिखना है सब चीज। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लेके रख लो, जब तक सेल नहीं पढ़ा है तब तक तुमको अगर कभी देखना हो तो ले लेना, देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो भी रखा रहेगा। ये सब चीज नोट्स में लिखने का नहीं है, सब चीज सेल में डिटेल में पढ़ना है। क्या है ना कि हम सेल नहीं पढ़ाए तो हमको भी थोड़ा बताना पड़ रहा है, इसलिए। चलो अब हमको पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट तो लिखेंगे ही, उससे पहले हम क्या करें, एक बार कॉलम बना लेते हैं सबका सेपरेट। G1 का सारा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, S का सारा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, G2 का सारा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, प्रोफेज 1 का सारा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, मेटाफेज 1 में क्या हुआ यहाँ लिखेंगे, एनाफेज 1 में क्या हुआ यहाँ लिखेंगे, टीलोफेज 1 में क्या हुआ यहाँ लिखेंगे, और साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ वो वहां पे लिख देंगे। चलो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, G1 में देखो, इस दौरान जो क्रोमेटीन था, इस दौरान सेल के अंदर क्रोमेटीन होता है, हमको वो वही सारा पॉइंट लिखना है जो हमको यहाँ क्रोमोसोम थ्योरेटिक्स में काम आने वाला है। बाकी होने को तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जो सेल में पढ़ेंगे। जो क्रोमेटीन था, वो क्रोमेटीन के अंदर डीएनए था, ठीक है। और हम एक सेल का हिसाब लेके चलेंगे उसके नीचे, यहाँ पे लेके चलते हैं क्या कि एक सेल के पास एक मिनट रुको, अच्छे से लिख देते हैं, पूरा एक सेल का हिसाब लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर होगा। एक सेल के पास
एक क्रोमेटीन था, एक नहीं टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल 46 क्रोमेटीन था और हर क्रोमेटीन में एक डीएनए, तो टोटल 46 डीएनए था। यही होता है। लेकिन हाँ, अब इस 46 डीएनए को हम कैसे दिखाने जा रहे हैं, मतलब 46 क्रोमेटीन को हम कैसे दिखाने जा रहे हैं, ऐसे 23 पेयर्स। अब तुम समझ चुके होगे, ये क्रोमेटीन जो 46 ये 23 जोड़े में है। अब तुम समझ चुके होगे, मतलब 23 अलग अलग कलर का होगा, हमने दिखा दिया। चलो नेक्स्ट आए जब हम G2 में, सॉरी एस फेस में, तो यहाँ एस फेस में हुआ क्या, पहले उसको हम लाल पेन से लिखते हैं। एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी डीएनए का बन जाना। तो एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर क्रोमेटीन उतना ही रहेगा, सुनना 46 ही रहेगा क्रोमेटीन, लेकिन उसी 46 क्रोमेटीन में अब डीएनए का कंटेंट हो चुका होगा डबल। एक्चुअल में डीएनए के कंटेंट को हम लोग नंबर से जरूर दिखा देते हैं, लेकिन नंबर से दिखाना सही नहीं है। इसको हम लोग अमाउंट में मतलब मेजर करते हैं पिकोग्राम में, पीसी से डिनोट करते हैं, पिकोग्राम, पीजी पिकोग्राम, ठीक है। कितना पिकोग्राम, मतलब तौलते हैं, डीएनए को तौलने का मशीन होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आमतौर पर हम बोल देते हैं कि एक क्रोमेटिन में एक डीएनए, तो यहाँ पे बोलेंगे 46 क्रोमेटिन में, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो कितना 46 गुना 2, तो 92 डीएनए। लेकिन 92 कहना गलत है। ऐसा सोचेंगे कि अगर यहाँ पे सपोज डेट कि यहाँ पे 46 पिकोग्राम, एग्जांपल लेके चलते हैं, 46 पिकोग्राम 4C चलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। नहीं रुको रुको रुको, 4C नहीं, थोड़ा अमाउंट तुम अभी मत लो, अभी तुम नंबर से ही खेल लो, अमाउंट सेल में ही लेके दिखाएंगे तो तुमको बेटर रहेगा। 46 डीएनए, तो यहाँ 92 डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है। जब आए एस फेज से G2 फेज में, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, और नतीजा क्या हुआ, देखो हम बस हम उसका धागे का डायग्राम दिखा रहे हैं, और वो भी एक धागा को हम लेके दिखाते हैं, ठीक है। चलो एक धागा को हम लाल वाला को दिखाते हैं, यहाँ पे अगर जोड़ा है तो एक जोड़ा को दिखा रहे हैं। ये देखो इस टाइप से धागा था, ठीक है, और दोनों धागा में एक एक डीएनए था। यहाँ पे धागा थोड़ा मोटा होता हुआ दिखेगा तुमको, बस धागा तो नहीं है, बस क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे कंडेंसेशन थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा कंडेंस करने लगा इस तरीके से, बस थोड़ा कंडेंस करने लगा। तो ऐसे दूसरा का दूसरा भी कर रहा होगा, दूसरा भी कर रहा होगा, ये देखो दूसरा भी कर रहा होगा, और नतीजा क्या हुआ कि एक सेल के अंदर सब कुछ सेम बताएंगे। यहाँ 46 क्रोमेटीन है, और क्रोमेटीन है, और 92 डीएनए है। हम एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, अभी क्रोमोसोम बना नहीं, अभी तो क्रोमेटीन बोल रहे हैं, ठीक है। देखो क्रोमेटीन लिखे हमने यहाँ पर, क्रोमेटीन है, 1 पेयर हमने दिखाया है, टोटल 46 है, ऐसा 23 जोड़ा यहाँ पे लिखा हमने। नेक्स्ट जब प्रोफेज 1 में आते हैं, तो प्रोफेज 1 में होता क्या है, पॉइंट का नाम लिखते हैं, डीएनए कंडेंसेशन कंटिन्यूस, डीएनए कंडेंसेशन कंटिन्यूस। और पता है अभी ऐसा दिखाना गलत हो जाएगा क्या, कि ये वाला इसके सामने आ गया है, नहीं, अभी ऐसा मत दिखाओ। अभी क्या दिखाओ, जब डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज के दौरान है, तो जरूरी थोड़ी कि दोनों सामने हो, ये इधर हो, ये अपना कहीं इधर एकदम आराम से मस्ती कर रहा हो, ये अपना अलग रैंडमली ना न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जा रहा है, सब कुछ अभी न्यूक्लियस के अंदर है। प्रोफेज के दौरान क्या होता है, डीएनए का कंडेंसेशन तो कंटिन्यू रहता ही रहता है। यहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसका भी हम नाम लिख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे सेल में, साइनेप्सिस। इतना समझ लो, साइनेप्सिस का मतलब होता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का एक साथ आकर अरेंज होना, साइनेप्सिस, एक साथ आकर सामने सामने अरेंज हो जाना। अब आपके सामने सामने अरेंज हो जाएंगे। कंडेंसेशन कंटिन्यू है, देखो थोड़ा सा कंडेंसेशन और हो रहा है,
ठीक है, और उसमें अब 2 क्रोमेटिड धीरे धीरे दिखने लगेगा। कंडेंसेशन कंटिन्यू है, तो एक क्रोमोसोम ये हुआ, 2 क्रोमेटिड दिखने लगेगा धीरे धीरे। तो दूसरा पेयर ऑफ होमोलोगस मतलब इस जोड़ा जो बने जा रहा है, तो उसका सामने वाला भी इसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। यही है सिनेप्सिस। मतलब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में इधर बिखरे पड़े रहते हैं, वो अब सामने आके खड़ा होने लगे। अभी पूरा कंडेंस बेटरली नहीं हुआ है, मेटाफेज में जाके बेटरली होगा। ठीक है, चलो आके अरेंज हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे आके क्या हुआ, पहली बात तो क्या, डीएनए कंडेंसेशन कंप्लीट, डीएनए कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि साइनेप्सिस के बाद जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ सामने आके खड़े हो गए, तो उसी को बोलते हैं बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब लिख देते हैं इन शॉर्ट, क्या, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पेयर तो तभी बनेगा जब दोनों सामने के खड़ा हो जाए, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब लोग दोनों सामने खड़ा आके एकदम मस्त खड़ा हो गए, ये एक क्रोमोसोम हुआ, और उसका सामने वाला होमोलोगस क्रोमोसोम ये रहा, डबल क्रोमेटिड कंडीशन में दिख रहा है। पॉइंट लिख दे जल्दी से, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। एक सेल है, एक सेल में अब यहाँ पर क्रोमोसोम बन चुका है, अब हम क्रोमोसोम बोलेंगे। 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितना है, 92 क्रोमेटिड है। 92 क्रोमेटिड में 92 डीएनए है, क्योंकि एक क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है। ये सेम लाइन यहाँ पे भी सेकंड है। वन सेल है, 46 क्रोमोसोम है, 92 क्रोमेटिड है, और 92 डीएनए है, 92 डीएनए है। और यहाँ जो 92 ये जो 46 क्रोमोसोम है, बस एक पॉइंट यहाँ क्या ऐड करना है, 46 क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं उसको, ईपी, इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे मान लो ये सेल है और सेल का ये इक्वेटर है, तो यहीं पर 46 के 46 जो जोड़े होते हैं, वो 46, अगर मियोसिस है तो 2 प्लेट बनता है। तो ये जो इसका वाला सामने वाला जो होमोलोगस पेयर में जो 2 होता है ना क्रोमोसोम, तो वो दोनों सामने सामने ऐसे अरेंज हो जाएगा। तो एक प्लेट पे 23 और दूसरे प्लेट पे 23 यहाँ, ऐसा होता है मियोसिस 1 के दौरान। चलो, मियोसिस 1 के दौरान टोटली क्या बात है, 46 क्रोमोसोम ऑन 2 इक्वेटोरियल प्लेट, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यानी कि 23 ऑन ईच इक्वेटोरियल प्लेट। अब क्या होगा, एनाफेज 1 के दौरान बताते हैं क्या होगा, डीएनए कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है। अब एनाफेज 1 के दौरान क्या होगा, बाइवेलेंट सेपरेट, बाइवेलेंट सेपरेट, बाइवेलेंट सेपरेट होना, इसी को मेंडल क्या कहते थे, इसी को मेंडल कहते थे सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बाइवेलेंट है, ये एक बाइवेलेंट है, ये इधर जाना, इसका इधर आना, यही है बाइवेलेंट सेपरेशन, बाइवेलेंट सेपरेट। इसी को मेंडल बोलते थे सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और नतीजा क्या हो जाएगा, नतीजा क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। एक सेल है, एक सेल के 2 पोल हैं, एक पोल इधर और एक पोल इधर, मतलब किनारा, एक पोल इधर और एक पोल इधर, किनारा, 2 पोल है, ईच पोल पर 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, CHRM क्रोमोसोम, और दूसरे पर भी 23 क्रोमोसोम। और इस 23 क्रोमोसोम में यहाँ पे 46 क्रोमेटिड है, यहाँ पर भी 46 क्रोमेटिड है, यहाँ पर भी 46 डीएनए है, और यहाँ पर भी 46 डीएनए है। कुल मिलाकर अभी हुआ क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि बाइवेलेंट सेपरेट हो गया। ऐसा एक नहीं, सारे के सारे जोड़े सेपरेट हुए होंगे इस तरीके से, इसी को सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। टीलोफेज में क्या हुआ होगा, टीलोफेज में बताते हैं क्या हुआ है, डी कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, डी कंडेंसेशन ऑफ डीएनए हुआ है, डी कंडेंसेशन ऑफ डीएनए हुआ है।
डीकंडेंसेशन के बाद अब क्या हो जाएगा, सीन क्या हो जाएगा कि एक सेल है, दो किनारा है उसका, वन पोल और इस पोल पे 23 क्रोमेटीन बन जाएगा। देखो क्रोमेटीन ही कंडेंस होकर क्रोमोजोम बना था। यहाँ देखो क्रोमेटीन ही कंडेंस होकर क्रोमोजोम बना था। तो अब जब क्रोमोजोम का क्या हो जाएगा, मतलब कि क्रोमोजोम का डीकंडेंसेशन, डीएनए का डीकंडेंसेशन, तो वो क्रोमेटीन बन जाएगा, 23 क्रोमेटीन। यहाँ पे भी लिख देते हैं 23 3, डायरेक्ट 3 लिख देते हैं क्रोमेटीन। और 23 क्रोमेटीन में लेकिन वो कितने होंगे, अब क्रोमेटिन धागा बन गया ना वो, अब वो तो उसमें क्रोमेटिन थोड़ी दिखेगा, क्रोमेटिन दिखेगा नहीं ना, लेकिन उसमें डीएनए कितने होंगे, अभी 46 डीएनए होंगे, क्योंकि एस फेज में डबल हुआ था ना, 46 डीएनए होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। डीएनए जो डबल हो गया था दोनों डीएनए के अंदर, मतलब दोनों ही क्रोमोसोम के अंदर, इस पोल पे हर क्रोमोसोम के अंदर डबल डबल डीएनए कंटेंट है अभी तो। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब यहाँ सीधा लिखो सेल डिवीजन, सेल डिवाइड्स। और क्या हो जाएगा कि एक सेल नहीं, अब हो जाएंगे दो सेल, और दो सेल में से एक सेल के अंदर वही 23 क्रोमेटीन और दूसरे सेल के अंदर 23 क्रोमेटीन, और फिर वही दोनों के अंदर कितना कितना डीएनए, 46 डीएनए, इसके अंदर भी 46 डीएनए, 46 डीएनए, ठीक है। तो अभी तो नतीजा ये हुआ है, एक बार जल्दी से डायग्राम बना के, डायग्राम बनाना क्या है, डायग्राम तो कल बनाए थे यार, याद आ गया। बोलो ये पॉइंट समझ में आया, क्या क्या चेंजेस आए हैं। यस सर, समझ में आया है। समझ में आ गया, हाँ, सेल डिवाइड किया। सेल डिवाइड कर गया। आओ नेक्स्ट पे खटाखट डायग्राम बना के दिखाते हैं हम, खटाखट जिसको बोलता है। ये सेल था, ये अभी जीवन के दौरान है, ठीक है, एच फेज के दौरान गया होगा, G2 के दौरान गया होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, दो सेल बनकर तैयार हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। लेवलिंग बोलो खटाखट। G1, S, G2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस में सेल को डिवाइड करते हुए दिखाना है, तो वो इस तरीके से डिवाइड करता हुआ दिखेगा। कल सारी कहानी बताया, यहाँ पे इसका अपना न्यूक्लियस होगा, उसी के अंदर क्रोमेटीन होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ही सेल का, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। अभी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वहीं पे डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया तो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना स्टार्ट हो गया। जब डीएनए का कंडेंसेशन कंटिन्यू था, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टूटते हुए दिखाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता हुआ दिख रहा है, ये देखो। फिर यहाँ पे अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा,
यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, अपीयर होता हुआ दिखेगा, एक इस पोल पे और एक इस पोल पे आता हुआ दिखेगा, तो उसको भी डैश डैश से दिखाएंगे, यहाँ भी डैश डैश से ही दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, आता आया हुआ पूरा दिख जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है दोनों किनारे पर, साइटोकाइनेसिस होने जा रहा है, तो बन चुका है तब ना साइटोकाइनेसिस होने जा रहा है, तो दोनों में दिखाएंगे। और यहाँ तक पूरा न्यूक्लियस बन के तैयार हो चुका है। बोलो बातें समझ में आ गई? अब एक बार जल्दी से डीएनए का सब कुछ दिखा देते हैं। हम एक मतलब एक जोड़ा धागा को लेकर चलेंगे, मतलब वन पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम रेड वाला लेके चलेंगे, ठीक है। देखो धागा एक इधर था, एक इधर बिखा हुआ था, डीएनए का कंडेंसेशन हुआ, धागा मोटा दिखने लगा। G2 में डीएनए का कंडेंसेशन मतलब रेप्लिकेशन हुआ, सॉरी यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा वो अपने शेप में आने की कोशिश करने लगा, ठीक है। लेकिन कौन कहाँ है, अपना रैंडमली साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में। प्रोफेज 1 के दौरान दोनों सामने आने की कोशिश करे और कंडेंसेशन थोड़ा कंटिन्यू ही रहा, सामने आ गए दोनों। मेटाफेज में क्या हुआ, दो इक्वेटोरियल प्लेट बना और वो दोनों क्रोमोसोम एकदम कंडेंस होकर दो क्रोमेटिड दिखने लगा और इस तरीके से अरेंज हो गया। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम अरेंज हुए होंगे। एनाफेज 1 में क्या हुआ, दोनों सेपरेट हो गए, एक इधर गया और एक इधर आया। यहाँ पे क्या हुआ, मोटा धागा दिखेगा डिकंडेंस होने के बाद, टीलोफेज 1 के दौरान डिकंडेंसेशन हुआ, तो ऐसा वाला नॉट ऐसा वाला यहाँ दिखेगा, वही धागा यहाँ आ जाएगा, वही धागा यहाँ आ जाएगा। अब आगे क्या होगा तो मियोसिस में देखेंगे। बोलो भैया, मियोसिस नहीं पढ़ा है, फिर भी मियोसिस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। अभी पढ़ाया नहीं है सेल, हम सेल तो अच्छे से पढ़ाएंगे हम, लेकिन इतना हमको बताना जरूरी है। बात क्लियर है? यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट भी दिखा देते हैं, देखो ये इधर का धागा इसको इधर खींचा होगा, इधर का धागा इसको इधर खींचा होगा, और ये खींचा जाने के बाद इधर गया, ये इधर गया, फिर वहां पे निकले में बनना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ टीलोफेज का सीन है। ये पूरा कहां से कहां, ये पूरा मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 है। इज इट क्लियर? अरे बोलो मूर्खों। हाँ सर। ये टीलोफेज 1 में हाँ क्रोमोसोम नहीं ना, वो क्रोमेटिन है ना? लिख देते हैं, सब जगह लिख देते हैं। अभी अभी जस्ट इधर दिखाई दे, देखो लिखे हैं क्रोमेटिन, TIN लिखे हैं टीलोफेज 1 में, तो फिर अब पूछ क्या रहे हो? यही ना, पिछला वाला ध्यान देना था। चलो अब हमको जो और एक नया बात बताना है, क्या बताना है सुन के चलो खटाखट। मियोसिस 1 के दौरान क्या तुम इस सेल को पैरेंटल सेल बोलोगे? बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो ना। हाँ सर, पैरेंटल सेल। उसके बाद यहां से यहां तक क्या इसको पैरेंटल डिवाइडिंग सेल बोलोगे? P1 सब चीज से। फिर इसको डॉटर सेल बोलोगे? बोलो बोलो, क्या ये जब यहाँ पे सामने आके अरेंज हो गया, ये दिस वन, क्या इसी को बाइवेलेंट बोलते हैं?
क्या इसी को पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं? हाँ यहाँ पे बता रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे जो ये सेपरेट हो गया, ये देखो इसका इधर जाना इसका इधर जाना, क्या इसी को सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं? ठीक सर। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं? बताओ। हाँ सर। तो क्या इस दौरान यदि यहाँ पर 2n, हम ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलते हैं, 2n इक्वल्स टू 46 था, मतलब टोटल क्रोमोसोम 2 सेट था, टोटल मतलब कि हर क्रोमोसोम 2 सेट था और टोटल 46 क्रोमोसोम था। तो यहाँ पे आके हाफ हाफ हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे डॉटर सेल में, n इक्वल्स टू 23 हो जाएगा यहाँ पे भी। बोलो। तो यहाँ एस फेज में डबल हुआ था ना? डीएनए डबल हुआ था, क्रोमोसोम नहीं हुआ था। इस बातों को और डिटेल में लेंगे सेल में। डीएनए डबल हुआ था, क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ था। एक ही धागा के अंदर डीएनए का कंटेंट डबल हो गया था। ये एन क्रोमोसोम का नंबर होता है, डीएनए का नहीं। हाँ सर। तो क्या है, इसलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल फेज बोलेंगे या रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे? अरे बोलो। यस सर, सेक्शन डिवीजन। तो मियोसिस 1 की सारी बातें हमने तुमको रिव्यू करा दी, देख लो। इंडिपेंडेंट असम्पशन 2 कैरेक्टर लेके चलते तब बोलते थे, 2 कैरेक्टर वाला भी हम लाए नहीं, 2 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम लेके चलते तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले ये बताओ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोनो हैबिट में बोलते हैं कि डायहाबिट? हम कितना पेयर लिए थे? अभी यहाँ मिटा दिए, यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे 1 पेयर लिखे थे, यहाँ पे 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बात अभी मत छेड़ो, हम खुद लाएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है? हाँ जी बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब रुको, अब हमको मियोसिस 2 का पूरा पॉइंट बताना है। पहले कर देख लेते हैं मेरे पास टाइमिंग रिकॉर्डिंग के लिए कितना बचा है, वो दिखाता है क्या? हाँ मुझको दिखा रहा था, अभी कितना? 10 मिनट नहीं आया है। वो तो ठीक है, नहीं आया अभी, मतलब कितना देर बचा है हमको ये देखना है ना, क्योंकि 10 मिनट में नहीं होगा। रुको, हम तुमको मैसेज किए थे तब ज्वाइन किए थे तुम लोग, देख लेते हैं। 11:38 किए थे और 12:07 हो रहा है, कितना हो गया? 1 मिनट लगभग। कितना हो गया? लगभग 30। आधा घंटा हो गया है ना। चलो, मियोसिस 2 का कॉन्सेप्ट हम डिवाइड अभी जस्ट कराएंगे, क्योंकि पूरा कराएंगे तब तुमको आ जाके समझ में आएगा। जो समझाना है वो तो हमको 10 मिनट में समझा देंगे हम। पूरा अभी सेल समझाएंगे, डिवीजन, तब तुमको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये अभी तुम स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का, जल्दी से इसको रिवाइज करना। लो इसका, लो पहले जल्दी से, जब तक हम मेरा वीडियो सेव होगा तब तक तुम इसको ये रिवाइज करोगे, पूरा चार्ट ले लिए स्क्रीनशॉट। यस सर, दोनों को ले लिया। चलो अगला लो, ले लिए? अरे ले लिए जी। यस सर, ले लिया।